हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुमार कुशवाहा, कपरपुरा हाई स्कूल से। और हम लोग पढ़ रहे थे ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पिछले सेशन में, पिछले क्लासेज में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो उसको थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो क्लास का आनंद ले रहे होंगे। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो भी स्टडी किए थे, थोड़ा सा उसका 2 मिनट में फटाफट हम लोग रिकैप करेंगे। पहला कि हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि आवेशन की विधियाँ, कि दो जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी विधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें से पहला जो हमारी विधि है वो है भौतिक संपर्क द्वारा, बाय फिजिकल कांटेक्ट। यानी इस विधि में क्या होता है कि इसमें किसी अनावेशी चालक को किसी आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। कोई अनावेशी चालक है और उससे अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तो अनावेशित चालक पर भी आवेशित चालक के बराबर आवेश प्राप्त कर लेता है। तो जो अनावेशित होता है वो भी आवेश प्राप्त कर लेता है, और उतना ही आवेश प्राप्त कर लेता है जितना कि आवेशित चालक में भी आवेश है। कुछ समय के बाद वो इक्वल हो जाते हैं। तो इस विधि का जो उपयोग है वो चालकों को आवेशित करने के लिए किया जा सकता है। आसानी से चालक वस्तुओं को हम इस विधि के द्वारा तुरंत और बहुत ही फास्ट आवेशित कर सकते हैं। दूसरा हमारा है घर्षण द्वारा, बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन। आवेश जो होता है वो घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। घर्षण के द्वारा आवेश किसी वस्तु पर दिया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको घर्षण वैद्युतिकी के नाम से भी जानते हैं। तो घर्षण के द्वारा कैसे कर सकते हैं? तो इसमें दो उचित पदार्थों को, उचित पदार्थों का मतलब है कि जिस पे आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। अब जैसे कि लकड़ी पर, तब लकड़ी को हम कितना भी रगड़ेंगे तो उस पर आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो दो उचित पदार्थों को आपस में रगड़ने से दोनों पदार्थ विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धन आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है। तो दो पदार्थों का आपस में अगर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो दोनों पदार्थ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक पर धन आवेश आ जाएगा और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखो कुछ और ये जो विधि है, ये कुचालक वस्तुओं को इस विधि से आवेशित हो जाती है। कुचालक वस्तु, बहुत सारे कुचालक वस्तुओं को इस विधि से हम आवेशित कर सकते हैं। और इसमें देखो हम एक टेबल भी यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ धन आवेशित पदार्थ है और दूसरी तरफ ऋण आवेशित पदार्थ है। यानी अगर जैसे अगर पेयर हम ले, जैसे ऊन है, और ऊन को अगर प्लास्टिक के साथ रगड़े, तो ऊन को प्लास्टिक के साथ रगड़ेंगे तो ऊन जो होगा वो धन आवेशित हो जाएगा और प्लास्टिक जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर फर को, ठीक है, फर को एबोनाइट के साथ, रबड़ के साथ या अंबर के साथ अगर रगड़े, ठीक है, तो फर जो होगा धन आवेशित हो जाएगा, एबोनाइट जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। सूखे बाल में अगर कंघी करे, इस एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने लिया था, तो सूखे बाल में अगर कंघी करे तो सूखा बाल धन आवेशित हो जाएगा और प्लास्टिक की कंघी जो होगी वो ऋण आवेशित हो जाएगी। इसी तरह से कांच की छड़ है, तो कांच की छड़ को अगर हम रेशम के साथ रगड़े तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाएगी और रेशम जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से घर्षण द्वारा भी हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। और ये एक टेबल है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि किस पदार्थ को किस पदार्थ के साथ रगड़ने पे कौन धन आवेशित होगा और कौन ऋण आवेशित होगा। और इस चीज के बारे में हम लोग विस्तृत पिछले क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। अब हमारा जो तीसरी जो विधि है आवेशन की, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम वस्तु को आवेशित तो कर सकते हैं, करते हैं, बट क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बिना ट्रांसफर किए वस्तु जो होती है वो आवेशित हो जाती है। तो ये कैसे संभव है? तो इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही उसको अनावेशित वस्तु को विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। यानी एक अनावेशित चालक है और उसके संपर्क में, संपर्क मतलब कि उसके बहुत क्लोज में एक आवेशित चालक अगर ला करके रखते हैं, तो अगर वो आवेशित चालक धन आवेशित है तो जो अनावेशित वस्तु है वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाती है। और इसके लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, कहीं रब करने की जरूरत नहीं है, बस उसके नजदीक ले जाएंगे और इस तरह से वो आवेशित हो सकता है। और इस विधि को हम लोग कहते हैं
प्रेरण द्वारा आवेशन। लेकिन यह विधि जो है वो सिर्फ चालक वस्तु को आवेशित करने के लिए ही उपयोगी है, तो चालक वस्तुओं को इस विधि द्वारा आवेशन नहीं किया जा सकता है। ये चीज हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कुलम्ब का नियम, कि जो दो आवेशित वस्तुएं हैं उन दोनों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है उसको स्थिर वैद्युत बल या कुलम्ब का बल हम कहते हैं। तो कुलम्ब ने इस आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल के बारे में कुलम्ब ने सर्वप्रथम बताया था, इसलिए इसे कुलम्ब के बल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये दो स्थिर, तो कुलम्ब का नियम क्या है इसके विषय में, दो स्थिर बिंदु आवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, स्थिर और एक बिंदु आवेश। स्थिर मतलब कि स्टैटिक चार्ज, बिल्कुल स्थिर आवेश होना चाहिए, तभी कूलम्ब का नियम लागू होगा। दूसरा बिंदु आवेश, यानी वो आवेश जो वो बिंदु के संग मतलब बिंदु आवेश जैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे स्प्रेडशीट या कोई लंबा चार्ज बॉडी ऐसा होगा तो फिर वहां पर ये कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा। आगे हम लोग कूलम्ब के लिमिटेशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये चीज, दो स्थिर और बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपात। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर आवेशों का परिमाण हम लेते हैं, आवेशों के प्लस माइनस से हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है। यानी दो आवेश है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो उसके माइनस प्लस हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके परिमाण को हम लेते हैं। तो परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती यानी सीधा समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की जो भी दूरी होगी r, उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और साथ साथ इस बल की जो दिशा होगी, दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। यानी यहाँ पर अगर हम दो आवेश ले, एक आवेश Q1 हो गया और ये आवेश हो गया Q2, और ये बीच की दूरी हो गई R, और ये उनको मिलाने वाली रेखा है, तो इसी रेखा के अनुदिश यह फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दिशा के बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है। और इस प्रकार से इस फोर्स के बारे में इस पर बहुत सारा विस्तृत कैलकुलेशन करके हमने फोर्स का मान निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ R दूरी है, Q1 Q2 दो फोर्स दो चार्ज हो गए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया। इसके बारे में भी हमने विस्तृत पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। जहां पर एप्सिलॉन क्या है, वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वायु की या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और के को माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको कहते हैं। इन सब के बारे में पिछले क्लास में लोग बहुत विस्तृत इसको चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का हम लोगों ने मात्रक निकाला था कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की हम लोगों ने बीमा भी निकाली थी, M-1 L-3 T4 A2, और एप्सिलॉन नॉट का हमने वैल्यू भी बताया था यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फिर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू निकाला था 9 इंटू 10⁻9, ये यहाँ पे ऊपर होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब के फोर्स के बारे में जानकारी कर चुके हैं, और ये सब वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोग थोड़ी सी तुलना करेंगे, और तब फिर इसके बाद से जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स आज के क्लास में करेंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो ये फंडामेंटल फोर्सेज है। ठीक है, मौलिक बल है नेचर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब फंडामेंटल फोर्सेज है। तो इन फंडामेंटल फोर्सेज के बीच भी कंपैरिजन होना आवश्यक है, तुलना आवश्यक है कि दोनों में से कौन बल स्ट्रॉन्ग है, क्या फीचर्स दोनों के में मैच करता है। ठीक है, तो ये सब जानना थोड़ा जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे तो दोनों चीज को देखेंगे कि एक की सिमिलरिटीज क्या है, दोनों के बीच समानताएं, समानताएं क्या है, सिमिलरिटीज मतलब हो गया समानताएं, कि किस किस पॉइंट पे ये दोनों बल एक दूसरे से समान है, और फिर विषमताएं, दोनों में क्या क्या किस किस पॉइंट पर दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। तो पहला, दोनों बल केंद्रीय बल, केंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रल फोर्स,
केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, तो अगर दो वस्तुएं हैं, अगर एक वस्तु यहाँ पर ले एक वस्तु यहाँ पर ले, तो दोनों वस्तुओं के केंद्र से केंद्र तक यह बल लगता है, यानी एक वस्तु के केंद्र से दूसरे वस्तु के केंद्र तक की हम दूरी लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। केंद्र से केंद्र तक यह बल लगता है, और दूरी भी जब हम लेंगे तो केंद्र से केंद्र तक। जैसे प्राय अगर हम लोग बिंदु आवेश ले रहे हैं, तो बिंदु आवेश एक बहुत ही बिंदु आवेश से छोटा है, तो फिर यहाँ पर बिल्कुल दूरी हमारा वहां से वहां तक होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा स्फेरिकल बॉडी है, तो बहुत बड़े स्फेरिकल बॉडी को भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि उसका भी सारा मास जो होता है उसके सेंटर पे केंद्रित होता है, इसलिए उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। तो जब वैसे ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, तो जो पॉइंट नहीं है बल्कि पॉइंट लाइक है, तो वहां पर ये जो रेडियस होता है वो भी मायने रखता है। तो फिर वहां पर जो डिस्टेंस होता है वो हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं, यानी इस रेडियस को भी उसमें ऐड करके तब हम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि हम लोग ग्रेविटेशन में आप देखे होंगे कि अगर एक जैसे अर्थ है, और अर्थ का ये रेडियस है, और अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, तो जब भी हम इस पर ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालते हैं, तो अर्थ के रेडियस का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेंटर से लिया जाएगा, और इसलिए अर्थ के रेडियस का उपयोग हम लोग डिस्टेंस के रूप में करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रेडियस को हम लोग लेते हैं, सेंटर टू सेंटर यह लगता है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। दूसरा हो गया दूसरा दोनों बल संरक्षी बल है। इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे संरक्षी बल के बारे में, कि दो तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल, और नॉन कंजर्वेटिव यानी असंरक्षी बल। वैसे बल जिसके द्वारा पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन शून्य हो, उसको हम लोग संरक्षी बल कहेंगे, और जिसके द्वारा पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन शून्य नहीं हो, उसको असंरक्षी बल कहेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, स्थिर वैद्युत बल भी संरक्षी बल है, इसके द्वारा पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन शून्य होता है। लेकिन वही घर्षण बल को देखेंगे, ठीक है, विस्कस फोर्स को देखेंगे, तो ये असंरक्षी बल है, क्योंकि इसके द्वारा वर्क डन जो होता है वो टोटल राउंड ट्रिप में वो जीरो नहीं होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लिया पाथ है, अगर एक वस्तु इस पे जा रही है, ठीक है, और इधर से इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन द्वारा इस पर वर्क डन, तो जब इधर जा रही है तो फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन निगेटिव होगा, और फिर वही वस्तु जब उधर से वापस आ रही है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी फ्रिक्शन अपोजिट टू द मोशन है, ठीक है, यानी गति के अपोजिट है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स होगा वो फिर से भी निगेटिव होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो निगेटिव ही रहेगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसलिए फ्रिक्शन जो होगा वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स ये संरक्षी बल है। क्योंकि जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और मोशन ऐसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जब वो वस्तु ऊपर कुछ डिस्टेंस तय करके, कुछ हाइट तय करके, और फिर नीचे गिरना शुरू करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो इसलिए वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने में निगेटिव वर्क डन, और ऊपर से नीचे गिरने में पॉजिटिव वर्क डन, और दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन जीरो हो गया। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा भी, जैसे कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, और उसके चारों तरफ इस पथ पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कर रहा है, और इसी अभिकेंद्र बल के कारण या इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इस पूरे चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई वर्क डन नहीं होता, उसकी कोई एनर्जी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो डेट मीन्स की टोटल वर्क डन जो इलेक्ट्रॉन द्वारा चक्कर लगाया जा रहा है, तो जो ग्रेविटेशन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा टोटल वर्क डन जो है वो जीरो है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो दोनों बल संरक्षीय है। फिर तीसरा आते हैं दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी यहाँ पर हमने जो फोर्स निकाला था, F प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर कहते हैं Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो दोनों बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये दोनों के लिए लागू होता है।
नेक्स्ट, दोनों बल निर्वात में भी लगते हैं, यानी चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों बल जो होते हैं वो निर्वात में भी, वैक्यूम में भी, फ्री स्पेस में भी लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो ये सब जो है वो इन फोर्सेज में सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों के बीच विषमता क्या है, डिसिमिलरिटीज। तो डिसिमिलरिटीज में आइए, डिसिमिलरिटीज, तो डिसिमिलरिटी मतलब हो गया विषमताएं, कि दोनों के बीच, दोनों जो बल जो है वो किस किस मायने में एक दूसरे से भिन्न है। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षी होता है, सबको पता है गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण का बल है, उससे प्रतिकर्षण नहीं होता है, तो हमेशा आकर्षी होता है। जबकि स्थिर वैद्युत बल जो होता है आकर्षी एवं प्रतिकर्षी दोनों हो सकता है, यानी आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है, ये दोनों में विषमता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्थिर वैद्युत बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल जब भी हम निकालते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, जैसे उसको लिखते हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण बल को लिखे तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आया इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, ये सभी तरह के माध्यमों के लिए सेम रहता है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में हर तरह के माध्यम के लिए यह सेम बना रहता है, यानी उस माध्यम पर वो डिपेंड करता ही नहीं है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा कांस्टेंट आता है 1/4πε0, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया 1/4πε0, और फिर अलग अलग ये वायु के लिए हो गया और दूसरे माध्यम के लिए k से इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे माध्यम हमारा बदलता है k का मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यम के लिए k का मान भिन्न भिन्न होता है, जिसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग परावैद्युतांक पर बहुत कुछ समझे और उसमें बहुत सारे माध्यमों के माध्यमों का परावैद्युतांक का वैल्यू भी हमने बताया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं फिर से। तो स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर समझने वाली चीज है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है स्थिर वैद्युत बल, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर वैद्युत बल जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। कितना शक्तिशाली होगा तो उसको आप इस फिगर से समझ सकते हैं। अगर सपोज किया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर 1 न्यूटन है, तो स्थिर वैद्युत बल जो होता है 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होता है, यानी 1 न्यूटन की तुलना में 10⁻36 टाइम्स, दैट मीन्स कि बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया, एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स कह सकते हैं कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ही, अगर अगर इस तरह से कंपेयर करके देखें तो लगेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है स्थिर वैद्युत बल के सामने बहुत ही कमजोर फोर्स है, वीक फोर्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी सोचो अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वीक फोर्स है तो पूरे यूनिवर्स को आपस में बांधे हुए है, पूरा यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है। ठीक है, अगर वो वीक है तो अगर, और उसकी तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर है, तो वो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो कितने चीजों को बांध करके रख सकता है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब ये सिर्फ इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझेंगे भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कैसे स्ट्रॉन्गर है, कितना स्ट्रॉन्गर है, उसको थोड़ा सा एग्जांपल में भी समझते हैं। क्योंकि ये जो 10⁻36 टाइम्स जो फिगर है ये थोड़ा सा वेरिएबल है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए 10⁻36 हो सकता है, कुछ के लिए 38, 39, 41 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में क्या लेते हैं कि एक हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। ये दो फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग r मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, अब इसके बीच हम गुरुत्वाकर्षण बल को भी कैलकुलेट करेंगे और उसके बीच स्थिर वैद्युत बल को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब स्थिर वैद्युत, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट करेंगे तो Fg, फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे 7, सॉरी एक मिनट, थोड़ा पॉज कीजिए। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को पहले निकालते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में लिए थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, जी हो गया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11। और फिर मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में इसको पढ़े थे 31। और फिर प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27। ये प्रोटॉन का मास हो गया अपॉन, फिर यहाँ पर डिस्टेंस हो गया हमारा आर, आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस का हम लोग कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को सेम डिस्टेंस आर, सबके लिए हम सेम, दोनों फोर्स के लिए सेम यूज करेंगे। और ये हमारा फोर्स को यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 9 इंटू 10⁹ और ये के का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि हम इसको एयर में या फ्री स्पेस में कंसीडर करके चल रहे हैं, इसलिए के का वैल्यू हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो ये 1/4πε की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹। और फिर यहाँ पे चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू प्रोटॉन का चार्ज। तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल है, और दोनों पे जो है चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। तो हम लोग लिख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। और फिर प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 और अपॉन ये डिस्टेंस हो गया हमारा आर, तो उसका आर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो अब दोनों के लिए हम लोग फोर्स का मान ऐसे लिख चुके हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, नाउ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऊपर रखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे रखते हैं, और इस तरह से दोनों की वैल्यू रख करके हम डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान ऊपर पहले लिखते हैं। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹, फिर 1.6 इंटू 10⁻19, फिर 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा नीचे आ जाएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और फिर 9.1 इंटू 10⁻31, और फिर इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ये डिवाइड करेंगे, और चूंकि दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए यह जो रेशियो होगा वो यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको अगर डिवाइड करें तो अप्रॉक्स हमारी जो वैल्यू आएगी 2.26 इंटू 10⁻39, ये हमारी वैल्यू आती है 2.26 इंटू 10⁻39। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो 10 का पावर्स वाले जो है उसको एक साथ आप जोड़ ऐड कर लीजिए, और फिर उसके वजह से बाकी को आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकालिएगा, तो अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू आने का मतलब क्या है कि डेट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो लगभग 10⁻39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये एक एग्जांपल ये प्रदर्शित कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, कितना अत्यधिक शक्तिशाली होता है। तो ये इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को जो आपको है ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को आपको एनसीईआरटी में कुछ दूसरे तरीके से ऐसे भी इसको बताया गया है। कैसे भी इसको बताया गया है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। कि जैसे हमने जो फोर्स लिया एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर एयर
यानी अगर हम एयर लें या वैक्यूम लें तो के का मान 1 हो जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यहाँ पर के वैल्यू 1 कर देंगे, और तो बाकी बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम और चेंज करके लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम स्मॉल के ले लेते हैं कांस्टेंट के रूप में, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब अगर हम दोनों को डिवाइड करें, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम डिवाइड करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा उलट करके तो ये हो जाएगा R स्क्वायर जी M1 अपॉन M2। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2। तो ये जो हमारा वैल्यू मिला एफ ई अपॉन एफ जी का, ये हमारा वैल्यू आया, और इसी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 2.26 इंटू 10⁻39 टाइम्स। तो आपको एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो रेशियो है, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए कि यह यूनिट लेस है। तो यूनिट लेस कैसे हो जाएगा, तो चूंकि एफ ई और एफ जी का रेशियो है, यानी दोनों ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, और दोनों एक ही क्वांटिटी है, इसलिए एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस रेशियो हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी निकालनी थी, तो डेट मीन्स की इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही वैल्यू हमारी ये आएगी 2.26 इंटू 10⁻39 टाइम्स, ठीक है। तो ये पूरा एग्जाम्पल ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज बताता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने पीछे जो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, ठीक है, उस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो कूलम्ब ने बताया था, उस फॉर्मूला के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला हमारे के पास क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू उन्होंने लिखा था 9 इंटू 10⁻9, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज इसकी वैल्यू हम लोग लिख लिए यहाँ पे, और ये फॉर्मूला है। और के का मान जो होता है, के का मान 1 किसके लिए, फॉर एयर, एयर में या वायु हो या वैक्यूम हो, तो उसके लिए के का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास पहले से पता है, इतना तक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक रखे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना कूलम्ब तथा इतना कूलम्ब आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को दो बार पढ़ेंगे। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दो आवेश की बात की जा रही है, एक आवेश है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब, और दूसरे आवेश की बात की जा रही है वो है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। दो आवेश हो गए, उनके बीच की दूरी को भी बताया जा रहा है, बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे कि दूरी हो या चार्ज हो, जो भी क्वांटिटी दी गई हो, सबसे पहले देख लेंगे कि वह एसआई यूनिट्स में है कि नहीं है। अगर एसआई यूनिट्स में है तो ठीक है, और अगर एसआई यूनिट्स में नहीं है तो उसको एसआई यूनिट्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों चार्ज है वो कूलम्ब में है, डेट मीन्स कि वो एसआई यूनिट्स में है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30 सेंटीमीटर को हम लोग 0.3 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे फोर्स फोर्स निकालने के लिए, इसको छोड़ते हैं। फोर्स निकालने के फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और फिर यहाँ पे हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले ही कहा जा रहा है कि वायु में, यानी आवेश कहाँ पे है, वायु में है, और वायु के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, के का मान 1। तो इसमें हम के को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि के की वैल्यू 1 हो जाएगी,
अब बाकी बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और फिर यहाँ पर चार्ज 1 Q1, तो इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7, Q2 का मान 3 इंटू 10⁻⁻7, और इस प्रकार से बट्टे यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.3, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं 0.3, और ये न्यूटन में हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 और 6 नवा 54, ठीक है, बट्टे 0.3 और इंटू ये हो गया 7 और 7 14, -14, 14 में से -14 में से 9 निकल गया, तो -5, 10⁻⁻5 न्यूटन। अगर हम इसको थोड़ा सा 3 को 3/10 करें, जैसे 0.3 है तो 0.3 को चाहे तो हम 3/10 यानी 3/10 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 54/3, और 10/10 लिखेंगे तो ये 10 जा करके ऊपर गुना हो जाएगा और 10⁻⁻5 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 18 × 54 और गुने 10 का पावर -4 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स कितना हो गया, 3 इंटू 10 पावर, एक मिनट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे स्क्वायर करना था, ये स्क्वायर नहीं हो पाया, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.09, और ये हो जाएगा 9/100, और 100 होगा तो 10⁻, इसको 2 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 9 छक 54, यानी यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको फिर से लिखते हैं, यानी 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हमारा फोर्स का मान निकल जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि दोनों चार्ज जो है वो देख रहे हैं कि दोनों चार्ज के पास मतलब साइन के बारे में यहाँ पर माइनस नहीं लगाया गया, डेट मीन्स कि हम माइनस नहीं लगाया गया तो इसको हम प्लस कंसीडर करेंगे और इसको भी प्लस कंसीडर करेंगे, सिमिलर चार्ज कंसीडर करेंगे, तो सिमिलर चार्ज के बीच हमारा जो फोर्स होता है वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव मतलब प्रतिकर्षी होगा, दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को बल लगा करके एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था, ये इसको स्क्वायर हमने यहाँ पे करके और वैसे हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश है तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूरी निकालनी है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, इसको भी निकालना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर दो आवेश दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम्ब, सबसे पहले उसको लिखते हैं। आवेश हो गया यहाँ पर Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम्ब, तो माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, और दूसरा आवेश जो दिया गया है Q2 वो है 0.8 माइक्रोकूलम्ब, तो 0.8 माइक्रोकूलम्ब, डेट मीन्स की 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है। और दोनों, और ये कह रहा है कि किसी आवेश छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो भी दिया हुआ है, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, और वो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का। तो कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, यानी यहाँ पर हमको आर का मान निकालना है, बल का मान दिया हुआ है, आर का मान निकालना है। तो फिर हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर जो है के, चूंकि आवेश जो है वो वायु में रखा गया है, ठीक है, तो के का वैल्यू हम 1 कर देंगे, और के का वैल्यू 1 करेंगे तो के को हम छोड़ देंगे, तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस निकलना है, तो डिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे एफ। अब इसको थोड़ा सा हम एफ और आर स्क्वायर को इंटरचेंज कर दिए, ऐसा हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर, चूंकि आर की वैल्यू भी हमको निकालनी है इसलिए थोड़ा इसको चेंज किया हम। तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं फटाफट, 9 इंटू 10⁻⁹,
Q1 का वैल्यू हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू हो गई 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन फोर्स हो गया 0.2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 0.2 से 4 तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 दूना 18 और इंटू 0.8 इंटू ये सभी जो माइनस है तो -6 -6 -12 और -12 में से 2 निकल गया तो 10⁻⁻10। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर। अब इसको मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 144 हो जाएगा तो 114.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखे, ये हटा दे अगर हम, ये हो जाएगा हमारा बस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर 6 12 12 में से कुछ गलत हो जाएंगे, कुछ 10.9 0.2 न्यूटन माइक्रोकूलम 0.2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा और 9 गुना 18 और ये 100। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम अगर और आगे इसको हम सॉल्व करें तो 4 12 में से 4, ये तो सॉरी गलत हो रहा है कहीं पे थोड़ा सा। 6 और 6 -12 हो गया और -12 में ये माइनस हो जाएगा, सॉरी -12 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ इसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा हमको। इसको हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁻12 में से 9 निकल गया तो -3 और इंटू 2 इंटू 0.8, बस इतना ही है, नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 9 दूना 18 144 हो जाएगा तो 14.4 इंटू 10⁻⁻3 ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखिए अगर हम तो 144 गुने 10⁻⁻4 से लिख सकते हैं। और फिर इसको अगर हम जैसे आर स्क्वायर है तो आर निकालेंगे तो इसका रूट कर लेंगे, तो इसका रूट करेंगे तो 144 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इसका रूट करेंगे तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 144 का रूट हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -2 मीटर, डेट मीन्स की 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर आएगा। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो हमने इसके बारे में पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो स्थिर वैद्युत बल जो होते हैं वो ये गति के तीसरे नियम का भी पालन करते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करते हैं। डेट मीन्स कि अगर एक आवेशित पिंड या एक चार्ज होगा दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी उतना ही Q1 पर भी फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना यह इस पर लगाएगा उतना ही इस पर भी लगाएगा। तो डेट मीन्स कि अगर पहला गोला जो है वो दूसरा दूसरे गोले पर जो है पहले गोले द्वारा 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण जो बल लगेगा वो भी हमारा 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, यानी Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा 0.2 न्यूटन का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए और अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस है, आगे के क्लासों में हम उसको भी करेंगे। जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगे उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे आगे क्लासों में। तो आज का ये जो है हमारा 2 न्यूमेरिकल्स हुआ और कुछ और भी हम लोगों ने डिस्कस किया और आगे क्लास में बाकी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। कुछ नोट्स वगैरह भी आपको इस वीडियो में हम देने का प्रयास किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको और ऐसे नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि हाँ सर ऐसे नोट्स हमकी ज़रूरत है, तो ऐसे नोट्स आपको बना करके दिए जाएंगे फिजिक्स का। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको वीडियो क्लास बहुत ही पसंद आ रहा होगा। कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या लग रहा है कि सर ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा ये फास्ट हो गया, तो आप जरूर कमेंट में बताइए, उसको सुधारने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।